सबसे पहले नॉर्मन वर्मा के लिए डेफिनेटली क्लैप्स होने चाहिए। व्हाट एन इनिंग, क्या शानदार इनिंग और उन्होंने खेली है। 100 रन पे 7 विकेट के बाद ऑलमोस्ट पीएनजी के लिए पुल ऑफ उन्होंने कर लिया था। तो सच में उस इनिंग के लिए सच में सैल्यूट है। बहुत ही शानदार इनिंग रही है नॉर्मन वर्मा की, वेरी वेल प्लेड। अब जरा इस मैच की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि पीएनजी ने आज टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चेस के लिए आप गए, बिल्कुल सही फैसला था। फैसले में कोई टॉस जीतकर फैसले में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि पिच में रन्स काफी थे और आप चेस के लिए जाते थे तो ज्यादा बेहतर था, आप चेस के लिए गए भी। उसके बाद शुरुआत हुई कुशल भुट्टर और आसिफ शेख। चलिए फाइनली वो जोड़ी वापस आई, जो हम काफी टाइम से देख रहे थे, लेकिन फिलहाल ओडीआई में वन ऑफ थी। जोड़ी वापस आई और शुरुआत आते ही कुशल भुट्टर ने धमाकेदार शॉट्स के साथ शुरुआत की वाकई में। और फिर जिस तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज मारी अपने एक ही ओवर में, चौका फिर छक्का, चौके दिखाए, छक्के भी दिखाए, लेकिन जब वो रन आउट हुए, जी हाँ, वो रन आउट पे एक्चुअली में थोड़ा सा कुशल की ही गलती ज्यादा है बजाय आसिफ के। वो अपने आप से ही ज्यादा अगर नाराज हुए होंगे, अपसेट हुए होंगे, तो उन्हें अपने आप से होना चाहिए था, वहां वो बचे जा सकते थे कहीं ना कहीं। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है कि अगर वो बैट को ड्रैग करते या फिर डाइव मारते, डेफिनेटली अगर वो डाइव मारते तो डेफिनेटली वो रन आउट नहीं थे, क्योंकि इतनी भी दूर वो नहीं थे कि फ्रेम से बाहर। बिल्कुल, उन्होंने खुद बात में देखा होगा तो खुद एहसास हो गया, अरे यार मैं डाइव के लिए जाता तो इजीली आराम से इस रन आउट से मैं बच सकता था। खैर चलिए, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छे टच में वो नजर जरूर आ रहे थे। उसके बाद आसिफ शेख और अब यहाँ पर न्यू इंक्लूजन रोहित पटेल। जी हाँ, रोहित पटेल को आज मैं T20 स्क्वाड में डाला गया और उसके बाद आज सीधे प्लेइंग लाइन में उतारा गया और 1 डाउन पे उन्हें लेके भी आया गया। आसिफ शेख एंड शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि मामा स्ट्रगल कर रहे थे, बैट पे बॉल लग नहीं रही थी, बॉडीज भी ज्यादा लग रही थी, मिस हो रही थी। शुरू में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो गेयर अप हुए, उन्होंने भी अच्छे शॉट्स दिखाने शुरू कर दिए। क्या कहेंगे आप आसिफ की इनिंग को कैसे देखते हैं, खास करके तब जब कुशल भुट्टर अच्छे टच में नजर आ रहे थे और अर्ली विकेट एक नेपाल का गिरा। बिल्कुल उस पर प्रेशर भी था कि मेरा एक पार्टनर चला गया, मैंने उनको रन आउट कराया और मैं भी इन्वॉल्व हूं। जी हाँ, वो माइंड में रहता ही है। उसके साथ जैसे थोड़ी बहुत उसके बाद पार्टनरशिप शुरू करी, सिंगल लेते रहे लगातार। ये इन दोनों की सबसे बड़ी, और आसिफ शेख की भी जो उन्होंने रोहित के साथ मिलकर सिंगल्स निकाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे शुरू के 6-7 ओवरों में। बेहतरीन रनिंग विकेट रही है। रोहित पटेल और आसिफ शेख की जो पार्टनरशिप है उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है सिंगल्स का। उन्होंने 30 यार्ड में सिंगल निकाले हैं, उन्होंने एक को डबल करने की कोशिश की है, उन्होंने लगातार रनिंग बहुत शानदार है। पीएनजी की जो फील्डर्स है उनके साथ खेलने की कोशिश की और इसी वजह से पीएनजी की जो फर्स्ट हाफ की फील्डिंग है वो बहुत ही खराब आज रही है। 1-2 ड्रॉप्स भी हुए, उसके बाद एक के दो हुए, जहां पे एक भी नहीं था वहां भी एक हुआ। उसका क्रेडिट रोहित पटेल और आसिफ शेख को जरूर जाएगा। उसके बाद आसिफ शेख आउट हुए और रोहित पटेल भी उसके बाद एक के बाद एक धीरे धीरे आउट चले गए। दीपेंद्र सिंह एरी वहां पर आए, दीपेंद्र सिंह एरी आए। वहां पर क्या लगता है आपको, एक वक्त 90-95 पे नेपाल 1 विकेट था और उसके बाद 180 तक जो पहुंचा, वहां पर डेफिनेटली पीएनजी ने मैच में वापसी करी है। पीएनजी के बॉलर्स ने वापसी करी है, या फिर आप कहेंगे नेपाल बहुत ही गैर जिम्मेदाराना खेला? नहीं, ये बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना खेला। उसके बाद ये पीएनजी ने कोई वापसी नहीं करी, आपने वापसी करवाई है। वहां पर आराम से 13 ओवर में जब हम 113 रन, 3 विकेट और 13 ओवर वहां पर हो गए थे एग्जैक्टली। उसके बाद दीपेंद्र सिंह आते हैं और 5वीं बॉल पे मैक्सवेल जैसा शॉट ट्राई करते हैं, जैसे स्विच हिट टाइप में। तो वहां जरूरत नहीं थी, वहां पर 13 से 15 या 16 ओवर जरूरत ही नहीं थी ज्यादा मारने की। आप आरिफ के साथ थे, पार्टनरशिप करते, आरिफ ने किस तरीके से अपने आप को खेला पूरी इनिंग में उनके साथ, और यहाँ नेपाल आराम से 200 टच कर सकता था। बहुत अच्छी पिच थी, बैटिंग पिच थी, बहुत इतनी खतरनाक बॉलिंग नहीं थी, पर आप लोगों ने उसे खतरनाक बनाया। उस कुशल मल्ला, लोकेश बाम, इनके बारे में जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यार, यही मैं चीज कह रहा था, दीपेंद्र सिंह एरी काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और काफी अच्छे उनके शॉट्स हैं, बाकी सिचुएशन को समझते हैं। उस हिसाब से उन्हें उनके माइंड में अगर ये चलना चाहिए था कि आने वाले जो मेरे प्लेयर हैं, लोकेश बाम, कुशल मल्ला और करण केसी, आने वाले जो ये सब है पावर हिटर्स, तेज हिटर्स। ये 6 बॉल, 7 बॉल, 8 बॉल, मैक्सिमम 9 बॉल, इतनी बॉलों में ये अपना थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करते हैं। और देख लीजिए सबने इतनी ही बॉल लगभग खेली है। आप देखिए लोकेश बाम को, कुशल मल्ला को और करण केसी को, सब 5, 6, 7, 8, 9 बस इतनी बॉलों में ये सब अपना अपना विकेट गवा के। ये चीज दीपेंद्र सिंह के माइंड में होनी चाहिए थी कि मैं क्यों ना इससे स्कोर को धीरे धीरे आगे लेके, ये तो किया भी है। उन्होंने अभी क्वालिफायर सीरीज में, क्वालिफायर्स में यहाँ पर थोड़ी सी
जजमेंट में गलती जरूर हुई देवेंद्र सिंह गहरी से, क्योंकि जितना लेट कुशल मल्ला, लोकेश बाम और करण केसी आते उतना ज्यादा बेहतर होता नेपाल के लिए। लेकिन उसके बाद एंड कुशल मल्ला की शॉट सिलेक्शंस के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगा था कि काफी कुछ बेहतर शायद वो सीखे होंगे, लेकिन अभी एक ही मैच है, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी शॉट सिलेक्शन तो आपका एक मैच से पता चल ही जाता है। सीधी सीधी बॉल है, आपको एक छक्का पड़ा, एक चौका पड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा हिटिंग है आपके पास, हर बॉल पे मारने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई विलेज टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें जो विलेज की जो टूर्नामेंट होते हैं विलेजों में, वहां पर वो प्लेयर खेल रहे हैं और हर बॉल पे बल्ला चला रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा एवरेज, जैसे आप इस तरीके से नजर आता है। जैसे इस तरह के टूर्नामेंट्स में आपको ही पता होगा कि 11 प्लेयरों में 1-2 प्लेयर ऐसे जरूर होते हैं जो बस दोस्ती यारी की वजह से टीम में होते हैं और उनको हम खिला लेते हैं, लेकिन उन्हें शॉट्स खेलना नहीं आता। एग्जैक्टली वही हालत, रन आ गए थे, उसके बावजूद भी आप खराब पे खराब शॉट खेल रहे हैं। शॉट सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिजास्टर रही है कुशल मल्ला की, अभी भी कुछ भी सुधार नहीं हुआ इतने लंबे ब्रेक के बाद, पता नहीं वर्क कितना हुआ है उनपे। लोकेश बाम भी उसके बाद एंड फुल टॉस बॉल पे शॉट लेने गए, वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद करण केसी, जी हां, वो आए, उन्होंने दो जबरदस्त सिक्सेस जरूर लगाए हैं, जिसे कहते हैं जो लोकेश बाम और कुशल मल्ला में है, वो रियल में उन्होंने दिखाया कि भाई देखो इस तरीके से खड़े खड़े उन्होंने बॉल पार कर दी। जी हां, तो खैर उनके कुछ 2 शॉट्स अच्छे रहे और कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी उन्होंने प्ले जरूर किया है। उनके 2 सिक्सेस थे। ओवरऑल खैर सब कुछ मिला के 183 रन नेपाल पोस्ट कर पाया टोटल। 184 का टारगेट था, इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि 180 क्रॉस कर लिया था नेपाल ने, तो इतना भी इजी आप नहीं कह सकते। एंड पीएनजी के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बॉलर कौन से रहे हैं? बिल्कुल, चेट सॉपर ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में 24 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं और राइली हेक्यूर ने भी काफी बेहतर बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। इन लोगों ने ही बॉलिंग थोड़ी बेटर कराई है, कंट्रोल रखा लाइन पे, लेकिन था ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पर कहा नेपाल की गलतियों की वजह से, बिल्कुल, हम कई जगह देखते हैं इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होता है ऐसा। कुछ पिचेस होती हैं जो बहुत ह्यूज स्कोर बनता है, वहां पर बॉलर्स के लिए ज्यादा एडवांटेज नहीं होता, पर अगर आप सही जगह पर सही तरीके से बॉल डालेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ होगा। और चेट सॉपर और राइली हेक्यूर ने वो किया है और आगे हम नेपाल की बात भी जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ पर लेंथ की बात जहां तक आती है, एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। कुशल मल्ला ने जिस बॉल पे 6 मारा था वो मिडिल स्टंप से ऑफ की तरफ बाहर निकली थी, इसीलिए उनका बैट चला तो वो 6 की तरफ गिरा। लेकिन जब लेंथ बेहतर की, उन्होंने स्ट्रेट बॉल रखी तो उन्होंने शॉट मिस किया और स्टंप लग गया। बस स्टंप टू स्टंप का लेंथ, बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर लेंथ बेहतर हो तो कितने भी बड़ी ग्राउंड रन्स के लिए वाले ग्राउंड हो, आप वहां पर अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, कंट्रोल होना चाहिए। 184 चेस करने के लिए टीम उतरी। एंड शुरुआत टॉनी उरा के बारे में क्या कहेंगे? बड़े नाम है पीएनजी के, लेकिन लगातार फ्लॉप जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही फ्लॉप हो रहा है मामला। ओडीआई में भी, टी20 में क्या प्रॉब्लम लग रही है? बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। टॉनी उरा का फ्लॉप होना ये बहुत बड़ा कंसर्न है पीएनजी के लिए। बिल्कुल कंसर्न है। वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं, टीम जीतना शुरू कर रही है, लगातार जीत रही है। अगर उनके पास कुछ वीकनेस है तो कहीं ना कहीं ये उन्हें भरना होगा, कहीं ना कुछ ठीक करना होगा। टॉनी उरा को आप कह सकते हैं कि शायद चलिए वनडे में चल रहे हैं, टी20 में नहीं चल रहे हैं, पर वो दोनों जगह ही नहीं चल रहे हैं। थोड़ी कमजोरी ओपनिंग में साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा ही हो रहा है अभी, क्योंकि टीम को कंट्रीब्यूशन टॉनी उरा अपनी तरफ से दे नहीं पा रहे हैं, जितना वो दे सकते थे, कैपेबिलिटी है वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद 7 रन पर 1 विकेट पहला गिर गया, लेकिन उसके बाद लेगा साइका ने थोड़ी बहुत अच्छे से खबर ली है, तेज तरह रन इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर कहना होगा कि नेपाल ने लगातार हर 15-20-25 रन के बाद लगातार एक के बाद एक वो विकेट लेते चले गए। और संदीप लामिछाने का स्पेल जो रहा मिडिल में, वो भी बहुत क्रूशियल। बिल्कुल, और ये लेगा साइका का विकेट मिला 21 रन उन्होंने मारे, पर चार्ल्स अमिनी और सेज बाउ ने बहुत तेजी से भी रन बनाए, कंट्रोल में भी रन बनाए। ये बहुत देखने की जरूरत है। रन बने जरूर हैं, रन बनते जा रहे थे, ये भी देखना है। तभी यहाँ तक आते आते स्टार्ट जरूर मिला था, पर बहुत ही सही टाइम पर उन दोनों के विकेट नेपाल ने मिल गए। आप ये कह सकते हैं नेपाल ने ले लिए, शेषबाव का भी, चार्ल्स अमिनी का भी बहुत सही टाइम पर विकेट मिला। थोड़ा लेट हो जाता शायद मैच भी निकल जाता। बिल्कुल, और उसके बाद एक के बाद एक मिडिल ओवर्स में बहुत बेहतर यहाँ पर काम हुआ है नेपाल की तरफ से, और 100 रन के अंदर, जी हाँ, 13 ओवर में 100 रन के अंदर 7 विकेट पीएनजी की जो टीम है उन्होंने गंवा दी। तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि चलिए मैच शायद बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए, और फाइनली इतना डाउन द वायर, नेल बाइटिंग लास्ट में जाकर हो, ये उस वक्त कम से कम इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जी हाँ, कहते हैं ना कि जब तक क्रिकेट में मैच खत्म नहीं होता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीती है। टेक्निकली जब
तक खत्म नहीं होगा। अब ये नहीं कि 2 बॉलों में किसी को 20 रन चाहिए तो या 25 रन नहीं, चाहिए हाँ। तो वो तो भी आप कहें अभी खत्म नहीं हुआ है, तब भी हाँ 9 बॉल का बात हो सकता है। चलिए, लेकिन नॉर्मन मनुआ की इनिंग को यहाँ कैसे देखते हैं? करण केसी, सोमपाल कामी, अविनाश बोरा, तीनों को लगातार 3 ओवरों में जबरदस्त हिटिंग उन्होंने की है। और करण केसी की शुरुआत हुई थी एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, आप हैरान होंगे, शुरू में 2 ओवर करण केसी ने कराए, ओवर द विकेट करा रहे थे, पता नहीं थर्ड ओवर में उन्हें क्या हुआ, वो राउंड द विकेट चले गए और सारी बॉलें राउंड द विकेट डाली और वाइड्स और छक्के और नो बॉल उस ओवर में आए, 20 रन खर्च किए। कैसे देखते हैं आप, राउंड द विकेट जाना भारी पड़ा? बिल्कुल भारी पड़ा है, और ये नॉर्मन वनुआ ने गलतियां करवाई हैं, ये भी एक चीज है, लेकिन बॉलर को ये होना चाहिए कि बैट्समैन के हिसाब से ये देखना चाहिए कि हाँ बैट्समैन कौन सा है, अगर लेफ्टी है तो मैं जाऊंगा इधर, अगर राइटी है तो इधर आना है। ये तो खैर करण केसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप अब ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे होइए। अब उन्होंने गलती सुधारी भी, तीसरा ओवर राउंड द विकेट आए, वापस चौथा ओवर ओवर द विकेट आए, वहां पर उन्होंने ब्लॉक होल में बॉल्स भी डाली। बिल्कुल, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अब जाकर आप ऐसे ऐसे करो, बेसिक करो, ये सब फिर हंसी की बात हो जाती है कि आप इतने बड़े बॉलर को ऐसे बोल रहे हैं, पर उनके खुद का दिमाग है और उन्होंने लगाया, गलती को सुधारा। पर नॉर्मन वनुआ ने नेपाल के बॉलर्स की कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर में लाके खड़ा कर दिया। 52 रन 29 बॉलों में 5 चौके और 4 जबरदस्त इनिंग रही, जबरदस्त इनिंग, कोई भी नहीं छीन सकते कि इस तरह की उनकी इनिंग रही है। उसके बाद सोमपाल का भी ओवर लेकर आए, उनकी भी शुरू की 2-3 बॉलें उन्होंने डॉट्स निकालने में कामयाब रहे, लेकिन लास्ट की तीनों बॉलों में पीछे के लगातार 3 चौके गए हैं। आप कह सकते हैं अनलकी रहे, जो भी रहे, लेकिन पावर भी नॉर्मन के शॉट्स में इतना था कि उन्होंने विकेट कीपर को क्रॉस किया और तीनों बाउंड्रीज में गए। अविनाश बोरा आए, उनकी भी थोड़ी सी हिटिंग जरूर हुई, लेकिन करण केसी देखिए आप, जैसे ही वो अपनी गलती सुधारी, वो ओवर द विकेट आए, नॉर्मन वर्मा का एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल विकेट सही टाइम पर वो ले गए। बिल्कुल, और यही है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अब आपको क्या करना है, उन्हें मालूम है, तुरंत अपनी गलती सुधारी। और एक छोटी सी चीज यहाँ पर बोलूंगा कि वहां पर अगर नॉर्मन वनुआ सिंगल ले लेते, जो जिस तरीके के शॉट के लिए गए थे, अगर पीएनजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए वहां सिंगल लिया जा सकता था। 8 बॉलें आई थिंक बची हुई थी, 8 या 7 बॉलें बची 17 रन चाहिए, बिल्कुल 17 रन चाहिए थे। आपको लास्ट तक जाना है, जब आपको भरोसा है मैं यार 50 पे खेल रहा हूँ, टीम का मैं अभी भरोसा हूँ कि हाँ ये नॉर्मल मुझे जिता सकता है, एक ये चीज होनी चाहिए थी, तो फिर आप देखते शायद कुछ और भी रिजल्ट आ सकता था। ये टच में सी होती, लेकिन उन्होंने ऐसा शॉट खेला एकदम हवा में कि ऐसा लग रहा था कि एक बॉल बची है सिर्फ और मुझे मारना है। ये थोड़ी चीजें ठीक करने की जरूरत है पीएनजी को। बिल्कुल, यहाँ पर नॉर्मन वर्मा ने इनिंग जबरदस्त खेली, लेकिन लास्ट में प्रेशर में आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक खराब डिसीजन जरूर लिया। जी हाँ, लेकिन वही होता है, वापस से इसे क्या आपने शुरू में कहा, अगर आपकी लेंथ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको स्विच पिच में विकेट जरूर मिलेगा। करण जैसे कुशल मल्ला को लेंथ अच्छी डाली थी, वो बोल्ड हुए, करण केसी की लेंथ बिल्कुल स्टंप पे थी और उन्होंने मिस किया और मैच वहीं पर लगभग खत्म होने जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक और छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न आया, जब बैट्समैन आए, उन्होंने आते ही एकदम लंबा शॉट लिया और ऐसा लगा कि शायद वो छक्का हो जाएगा, लेकिन दीपेंद्र सिंह गहरी के कमाल का कैच उन्होंने बाउंड्री में जो बैलेंस रखते हुए किया और लगभग ऑलमोस्ट नंबर मैच फिनिश हो। बिल्कुल, और इसकी बहुत शानदार ये मैच हुआ है और बहुत ही जबरदस्त मजा भी आया देखने में। ऐसे ही मैचेस हो और ऐसे ही खेले लड़के, पूरा दम लगाकर खेले, दिखता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। खैर फिलहाल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मैच जीता है, T20I मैच जीता है, रैंकिंग्स अफेक्ट करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको अपनी रैंकिंग्स को लगातार बेहतर करते रहना। तीनों टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों टीमों को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस इस में से जीते। आप कैसे भी जीते, T20 है, आपको एट द एंड जीत मैटर करेगा, लेकिन हाँ आईसीसी ट्रॉफीज में अगर आपको बेहतर करना है तो जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने की जरूरत है। आप आईसीसी ट्रॉफीज में इन गलतियों के साथ नहीं जीत पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम लेके चले जाएं, आईसीसी ट्रॉफीज में जो ये खामियां हैं ये निकलकर बाहर आ जाती है। पीएनजी की बात करूं या फिर नेपाल की, ओवरऑल जीत यहाँ पर नेपाल को मिली है। कल पीएनजी मलेशिया देखना होगा उस मैच में क्या होता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार अपडेट्स आपको यहाँ पर डेली क्रिकेट चैनल पर मिलते रहेंगे। ट्विटर पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अयान, आपके परफॉर्मर ऑफ द मैच? बिल्कुल आरिफ, आई थिंक नहीं, आप चलिए आप आसिफ को दे सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली। आरिफ और आसिफ में मेरा थोड़ा डाउट है। चलिए शेख बदस कर दें। हाँ जरूर, क्योंकि उन्होंने इन इनिंग को बिल्ड किया,
आसिफ ने बिल्कुल। जब जिस तरह जरूरत थी पार्टनरशिप और आरिफ ने इसलिए, finish किया। और आरिफ ने जब विकेट गिर रहे थे उन्होंने अपना विकेट खोने नहीं दिया और फिनिश बहुत अच्छा किया, इसलिए उनका बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सही पॉइंट आपने चुना है। बिल्डअप करना और फिनिश करना ये बहुत क्रूशियल होता है एक इनिंग में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।